नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल DS ऑफिशियल शिक्षा में। साथियों, आज हम लोग केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो संघ एवं राज्यों के वित्तीय संबंध के संबंध में संविधान के भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 268 से 293 तक व्यापक वर्णन किया गया है, जिसका मूल आधार भारत शासन अधिनियम 1935 है। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्यों के वित्तीय हिस्सेदारी को स्थायी रूप से निर्धारित नहीं किया गया, अपितु प्रत्येक 5 वर्षों में पश्चात राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया है, जो अगले 5 वर्षों के लिए केंद्र तथा राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण के विषय में सुझाव देता है। तो राजस्व के वितरण में यह सुझाव देता है। फिर संघ तथा राज्यों के मध्य कराधान शक्तियों के विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेशन पावर्स, अनुच्छेद 265 में वर्णित की विधि के प्राधिकार के बिना कोई भी अधिरोप इम्पोज या संग्रहित कलेक्ट नहीं किया जाएगा। अर्थात केवल कार्यपालिका के आदेश से कोई अधिरोपित नहीं किया जा सकता, बल्कि विधायिका संसद अथवा विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम द्वारा लगाया जाएगा। अनुच्छेद 265 में प्रतिषेध किया गया है, वह करों के लिए शुल्क, अर्थदंड आदि के अंतर्गत नहीं आते। संविधान में यह स्वीकार किया गया और शुल्क एक दूसरे से अलग हैं। कर सामान्य व्यय भार का अंग है। वह लोक आयकर, कृषि आयकर को छोड़कर सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क सहित। तीसरा, तंबाकू तथा अन्य वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क, एल्कोहलिक पेय पदार्थों, अफीम, गांजा, मादक औषधि और मादक पदार्थ को छोड़कर निगम कर, टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, व्यक्तियों और कंपनियों की संपत्ति के पूंजी पर कर, कृषि भूमि को छोड़कर संपदा शुल्क, इस्टेट ड्यूटी, कृषि भूमि भिन्न संपत्ति पर, संपत्ति के उत्तराधिकार पर शुल्क, संपदा शुल्क, सीमा कर एवं एक्सचेंज वायदा बाजार स्टाम्प शुल्क, सेवा कर आदि लिया जाएगा। 7वीं अनुसूची में संघ की राज्य सूची तथा सर्ववर्ती सूची के विषय में कर संबंधी विषय भी शामिल है। सामान्य परिचय इस प्रकार है कि संघ सूची कर संघ में ऐसे 15 विषय दिए जाने के पर जिन पर संसद विधि बना सकती है। राज्य सूची कर के राज्य सूची में 20 विषय सम्मिलित हैं, जिन पर कर लगाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। यद्यपि सूची की अपेक्षा अधिक शामिल है, परंतु आय संघ में उल्लेखित करों में बहुत कमी होती है। यदि राज्य चाहे तो अधिकार केंद्र सरकार को हस्तांतरित किया जा सकता है। समवर्ती सूची के कर। समवर्ती सूची को कर से संबंधित 3 प्रविष्टियां हैं, जो इस प्रकार है: मशीन वाहनों पर कर, न्यायिक स्टाम्पों के विभिन्न स्टाम्प शुल्क तथा उपयुक्त विषय से संबंधित शुल्क, किंतु इनमें किसी न्यायालय में ली जाने वाली शुल्क शामिल नहीं है। अवशिष्ट शक्तियां। हमारे संविधान में अवशिष्ट शक्तियों को संसद को प्रदान की गई हैं और यह शक्ति करों के अधिरोपण के संबंध में विधियों पर लागू होती हैं। राज्यों की कराधान शक्ति पर नियंत्रण। तो राज्यों को राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करने के बाद भी संविधान राज्यों पर कुछ नियंत्रण लगा सकता है। इन नियंत्रणों का उद्देश्य यही है कि केंद्र राज्य संबंधों तथा विभिन्न राज्यों के आपसी संबंध बने रहे। अनुच्छेद 276 276 इसके अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल राज्य सूची में दी गई शक्तियों के आधार पर करों से संबंधित कोई विधि उस राज्य के नगरपालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य प्राधिकारी के लाभ के लिए जो वृत्तियों, व्यापारियों, आजीविकाओं या नियोजनों इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि वह संघ सूची में वर्णित आयकर से संबंधित है। अनुच्छेद 286 इस संविधान के अनुच्छेद का संबंध वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्धारित निर्बंधन से है। इसके अनुसार राज्य विधानमंडल समाचार पत्रों के अतिरिक्त शेष वस्तुओं के क्रय और विक्रय पर कर लगा सकता है, परंतु इस संबंध में निम्नलिखित सीमाएं हैं। पहला, वह राज्य के बाहर होने वाले क्रय विक्रय पर आरोपित नहीं कर सकता। यदि किसी वस्तु का भारत द्वारा आयात या निर्यात हो रहा है तो वह वस्तु राज्य
उस वस्तु पर कर नहीं लगा सकता। अनुच्छेद 287 यह अनुच्छेद राज्यों में बिजली की बिक्री तथा उसके उपभोग पर राज्य विधानमंडल द्वारा कर लगाने की शक्ति के विषय में समय निर्धारित करता है। अनुच्छेद 288 इस अनुच्छेद में बताया गया है कि यदि संसद द्वारा विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के विनिमय या विकास के लिए प्राधिकरण की स्थापना करती है। संघात्मक संविधानों में कर राजस्व का वितरण एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि केंद्र एवं राज्यों दोनों के राजस्व में अधिक से अधिक हिस्सेदारी चाहते हैं। जहां तक राज्य सूची के करों का प्रश्न है, उनके संबंध में कोई विवाद नहीं है। 80वां संविधान संशोधन 2000 पारित करने से पहले केवल 2 कर ऐसे थे जो राज्य और केंद्र के मध्य बांटे जाते थे: आयकर, कृषि आय से भिन्न तथा उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी। 80वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 270 की भाषा पूरी तरह बदल दी गई तथा व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 271 में वर्णित अधिभारी सरचार्ज तथा अनुच्छेद 268-69 में वर्णित करों को छोड़कर संघ सूची में निर्दिष्ट सभी करों तथा शुल्कों को केंद्र तथा राज्यों के बीच बांटा जाएगा। 88वां संविधान संशोधन 2003 भी इस राजस्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद 268 को जोड़ा गया तथा सेवा कर सर्विस टैक्स को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। इन सभी संशोधनों के बाद अनुच्छेद 268 में की गई इन करों से प्राप्त आय में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी नहीं होती है, परंतु इन करों में जो राशि संघ राज्य क्षेत्र में एकत्रित होती है उस पर केंद्र राज्य का अधिकार होता है। अनुच्छेद 269 में प्रावधान किए गए हैं इन करों की प्राप्ति भारत की संचित निधि कंसोलिडेट फंड का हिस्सा नहीं बल्कि वह राज्यों को सौंप दी जाती है। 101वां संविधान अधिनियम 2016 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 269 को जोड़ा गया। इस अनुच्छेद के अनुसार अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य में वस्तु एवं सेवा कर भारत सरकार द्वारा लगाया और संग्रहित किया जाएगा। केंद्र के प्रयोजनों के अधिभार की व्यवस्था अनुच्छेद 271 के अधीन है। इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 269 तथा 70 में निर्दिष्ट करों में से किसी पर केंद्र सरकार के प्रयोजनों के लिए अधिभार लगा सकेगी और ऐसे अधिभार की संपूर्ण प्राप्तियां भारत की संचित निधि का भाग होगी। परंतु 101वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान बदल गया। अब अधिभार में राज्यों की वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर ही हिस्सेदारी होती है। अनुच्छेद 275 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि वह भारत की संचित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान प्राप्त कर सकती है। अनुच्छेद 282 ऐसे अनुदान प्रदान करने की शक्ति केंद्र के साथ साथ राज्यों के पास भी है। ये अनुदान विवेकाधीन है, अर्थात केंद्र व राज्य सरकारें इन्हें देने का निर्णय अपने विवेक से कर सकती हैं, परंतु यह अनुदान लोक प्रयोजन के लिए होना चाहिए। उदाहरण के लिए केंद्र सरकार राज्य की स्वास्थ्य या शिक्षा से जुड़ी संस्थाओं को ऐसे अनुदान दे सकती है, राज्य सरकारें भी केंद्रीय संस्था को ऐसे अनुदान दे सकती है। अनुच्छेद 280 अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में एक वित्त आयोग का व्यवस्था करता है। इसका गठन हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। केंद्र एवं राज्यों के बीच कराधान व्यवस्था का निर्धारण ऐसी प्राप्तियों में राज्य के बीच हिस्सेदारी के निर्धारण में वे सिद्धांत जिनके अंतर्गत राज्यों को केंद्र भारत की संचित निधि से आर्थिक अनुदान प्राप्त होती है। अनुच्छेद 287 राज्यों को भारत सरकार के प्रयोग के लिए दी गई या रेलों के निर्माण करने या चलाने के लिए उपयोग की गई बिजली पर कर लगाने का निषेध करता है। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोगों तथा समितियों का गठन किया गया। अनुच्छेद 266 में केंद्र सरकार ने मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रशासनिक आयोग का गठन किया। इस आयोग की रिपोर्ट के अध्ययन के लिए MC सीतलवाड़ के नेतृत्व में एक दल का गठन किया गया और अंतिम रिपोर्ट 1969 में केंद्र सरकार को सौंपी गई। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-69 ने केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन एवं इस पर सुझाव देने हेतु MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में 1966 में एक समिति की नियुक्ति की। समिति ने संविधान में संशोधन किए बिना राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की संस्तुति की। इस समिति को तमिलनाडु सरकार ने 22 सितंबर 1969 को डॉक्टर PV राजमन्नार की अध्यक्षता में
राज्यों को और अधिक स्वायत्त प्रदान करने के लिए सुझाव देने के हेतु गठित की गई थी। इस समिति के अन्य सदस्य थे डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदलियार और पीसी चंद्र रेड्डी। सरकारिया आयोग, सरकारी कमीशंस, केंद्र तथा राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए 24 मार्च 1983 को न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अन्य सदस्य शिवरमन तथा SR सेन थे। इस समिति ने 1987 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी, जो जनवरी 1988 से प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट में आयोग द्वारा की गई अनुशंसाएं निम्नलिखित थी। राज्यों में राष्ट्रपति को अंतिम विकल्प के रूप में लागू किया जाना चाहिए। राज्यपाल को 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए और कार्यकाल के बीच इनका स्थानांतरण नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद 155 में संशोधन कर राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना अनिवार्य है। केंद्र तथा राज्य से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में कोई संशोधन न तो उचित और न ही आवश्यक है। देश के एकता तथा अखंडता के लिए शक्तिशाली केंद्र अनिवार्य है। केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए अनुच्छेद 263 के प्रावधानों के अनुसार अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का स्थायी रूप से गठन किया जाना चाहिए, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हों। योजना आयोग की स्वायत्त शासी संस्था बन जानी चाहिए। राज्यों को ऋण देने की पद्धति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए तथा राजस्व में राज्यों के विशेषकर कमजोर राज्यों के भाग शेयर को बढ़ाया जाना चाहिए। इंजीनियरिंग, चिकित्सा तथा शिक्षा के क्षेत्र में अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जाना चाहिए। राज्यों के केंद्र सुरक्षा बलों के तैनात में केंद्र सरकार का पूरा अधिकार होना चाहिए तथा अर्थात यह उपबंध हो कि केंद्र राज्य सरकार की इच्छा के विरुद्ध केंद्रीय शुल्क बलों को तैनात कर सकता है। पुंछी आयोग, सरकारिया आयोग की रिपोर्ट और उसके बाद राजनीतिक और अर्थव्यवस्था में हुए व्यापक परिवर्तन को देखते हुए केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार हेतु केंद्र सरकार द्वारा 27 अप्रैल 2007 को भारत के मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विनोद कुमार दुग्गल, धीरेन्द्र सिंह व NR माधवन मेनन आयोग का गठन किया गया। 31 मार्च 2010 को यह आयोग ने अपना प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रस्तुत किया। पुंछी आयोग की प्रमुख अनुशंसाएं समवर्ती सूची 3 में वर्णित विषयों पर बने कानूनों को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर संसद में विधेयक प्रस्तुत करने से पहले केंद्र और राज्यों के बीच व्यापक सहमति बने। राज्यपाल के लिए 5 साल का कार्यकाल निर्धारित होनी चाहिए और उनकी पदोच्चति यानी रिमूवल फ्रॉम द पोस्ट केवल केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। केंद्र क्षेत्रीय परिषदों की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। एक सशक्त अंतर्राज्यीय परिषद का सचिवालय क्षेत्रीय परिषदों के कार्यालय के रूप में भी कार्य करना चाहिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया है। आवश्यक परिवर्तनों सहित वह प्रक्रिया राज्यपाल को महाभियोग द्वारा हटाने में प्रयुक्त होनी चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, न्यायपालिका आदि क्षेत्रों में नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन होना चाहिए। अनुच्छेद 265 कहता है कि विधि के प्राधिकार के बिना करों का आरोपण नहीं हो सकता। अनुच्छेद 266 कहता है भारत और राज्यों को संचित निधियां और लोक लेखा के बीच संबंध। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि की बात करता है। अनुच्छेद 268 केंद्र द्वारा लगाए गए परंतु राज्य द्वारा एकत्रित विनियोजित कर। अनुच्छेद 270 संघ द्वारा लगाए गए तथा संग्रहित किंतु राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर। और अनुच्छेद 271 कुछ निश्चित चुंगी कर व केंद्र द्वारा लगाया गया अतिरिक्त प्रतिभाग। और अनुच्छेद 274 राज्यों के हितों से संबंधित कराधान वाले विधेयकों के संबंध में। अनुच्छेद 275 कहता है कुछ राज्यों के संघ में अनुदान। और अनुच्छेद 276 व्यवसाय तथा व्यापार और रोजगार पर कर कैसे लगेगा। अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन एवं अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद। अनुच्छेद 283 संचित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक लेखा में जमा निधियों की समीक्षा अभिरक्षा। अनुच्छेद 285 संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट एवं अनुच्छेद 285 वस्तुओं के कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन। तो साथियों,
हमने केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध के विषय में पूरे डिटेल से अनुच्छेदों को पढ़ा और उसमें किए गए आयोग जो आए थे उनके प्रावधानों के बारे में हमने पढ़ लिया है। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।